मिसबा उल हक कोच हमारे साथ अवेलेबल है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मिसबा भाई से मैं पूछूंगा कि प्लीज वो सम अप करें जरा दोनों टूर्स को और देन वी विल टेक द क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रजा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक होंगे, रमज़ान अच्छा गुजर होगा। सबसे पहले तो आई थिंक बड़ी खुशी की बात है, स्पेशली ये दोनों टूर्स साउथ अफ्रीका का भी और जिम्बाब्वे का भी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स मच नीडेड विंस थी। जब भी आप साउथ अफ्रीका आते हैं तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो बहुत बड़ा एक बूस्ट होता है टीम के लिए यहाँ पे आके परफॉर्म करना और जीतना। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीजें थी जो दोनों जीती हैं टीम ने। परफॉर्मेंस ओवरऑल ज़बरदस्त रही। जिम्बाब्वे में जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस हुई, आई थिंक कुछ एरियाज जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी, स्पेशली जिस तरह ओपनर्स ने परफॉर्म किया, आबद अली और इमरान बट की परफॉर्मेंस 91 पहला 50 ने किया, और ओवरऑल जो उसकी कंट्रीब्यूशंस फील्डिंग में भी हैं अब वो भी आई थिंक एक अच्छी चीज़ थी। फिर अजहर का 100, फवाद आलम की परफॉर्मेंस ओवरऑल आई थिंक बड़ी एक इनकरेजिंग साइंस है पाकिस्तान टीम के लिए। लास्ट एक ईयर से जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, आई थिंक द टीम इज गेटिंग बेटर बेटर इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज। और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि जब आप जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, प्लेयर्स का भी, मैनेजमेंट का भी ओवरऑल, और टीम एक सही तरफ कुछ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हमारी बॉलिंग की बड़ी ज़बरदस्त रही। टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया T20 और वनडेज में। टेस्ट मैच में पहले ही मैंने बताया कि ओवरऑल बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही हर शोबे में, बॉलर्स की परफॉर्मेंस, बैटर्स की परफॉर्मेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक जो हमारा न्यूजीलैंड में एक प्रॉब्लम रहा फील्डिंग का, स्लिप कैचिंग, वो बहुत बेहतर हो रही है। तो आई थिंक दीज आर द इनकरेजिंग साइंस। नो डाउट कि अच्छी चीज़ों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं T20s में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, और T20s और वनडेज में मिडिल ऑर्डर का एक जो प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में भी और जिम्बाब्वे में भी नज़र आया। दैट्स वन थिंग विच कि जिसको हमने अब देखना है, जल्दी देखना है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और उस पे भी ज़रूर कंसर्न्स हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिहाज से हमने कुछ ना कुछ करना है जल्दी। बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से यंग टीम है, जिस तरीके से ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी बॉलिंग है, हसन अली की परफॉर्मेंस आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, नुमान अली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इनकरेजिंग साइंस है पाकिस्तान के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड कि इसी तरह इस मोमेंटम को कैरी ऑन करें। ऑब्वियसली है कॉन्फिडेंस लेवल अप है। इम्पोर्टेंट सीरीज आ रही है आगे वाइट बॉल की, हमारी इंग्लैंड की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बिफोर द वर्ल्ड कप। और फिर वेस्ट इंडीज है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस यहाँ से गेन किया आई थिंक मज़ा फिर है कि इसको वहाँ कैरी करें और वहाँ पे जीतें। तो मेरे ख्याल में वो टीम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लुकिंग फॉरवर्ड उसकी तरफ देख रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, जो सबसे खुशी की बात है कि बाबर इज गेटिंग कॉन्फिडेंस। जब आप जीतते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, और साथ साथ जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होती है। तो आई थिंक द वे बाबर इज गोइंग एट द मोमेंट बड़ा सेटिस्फाइंग है हमारे लिए। अच्छा डेवलप हो रहा है और जीत मिल रही है, तो उसकी वजह से और भी मेरे ख्याल में उसको फायदा होगा इस चीज से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर लुकिंग के बेहतर से बेहतर होती जाएगी उसकी कैप्टनसी। थैंक यू वेरी मच। यू कैन जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट करेंगे प्लीज। माजिद भट्टी, खालिद खान, रशीद शकूर एंड मोई शाह साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा भाई, आपने जब 2007 में कमबैक किया पाकिस्तान टीम में, गालिबन 33-34 साल आपकी उम्र थी, लेकिन आपके दौर में
एक अच्छा साइन ये हुआ कि 10 साल बाद आपने फवाद आलम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चांस दिया। नुमान अली 34 साल की उम्र में आया, अभी 36 साल की उम्र में डेब्यू किया ताबिश खान ने। तो ये कहीं हमारे सिस्टम की खराबी है कि लड़के गुम हो जाते हैं और लेट उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है, या फिर ये एक अच्छी चीज है कि जिस तरह फवाद आलम अब काफी मैच्योर नजर आ रहे हैं, या फिर एक तासुर ये भी है कि कहीं मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव में आके कुछ सिलेक्शन हो जाती हैं जो शायद लेट होती है, और फिर जिस तरह ताबिश खान का था कि ताबिश खान जाहिर है उनकी तकरीबन 600 फर्स्ट क्लास विकेटें होने वाली है, लेकिन वो जो प्राइम था अपना वो गुजार गए। तो इस पे आप क्या कहना पसंद करें? लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कई दफा आपकी जो टीम खेल रही होती है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ या फवाद की एग्जांपल देता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं टीम के कि आप काफी अर्सा परफॉर्म करने के बावजूद आप जो है वो टीम में आ नहीं सकते। जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो सबको पता है कि उस टाइम यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और इंजी भाई खेल रहे थे और वो सेटल थे। मिडिल ऑर्डर में बहुत मुश्किल से कोई स्लॉट निकलती थी और मुश्किल था चांस। इसी तरह फवाद आलम की थोड़ी सी बैड लक है कि जब वो परफॉर्म करते रहे उस वक्त भी सेटल मिडिल ऑर्डर था। अजहर अली, यूनुस खान, मैं था और असद शफीक, और सारे परफॉर्म कर रहे थे, तो बिल्कुल वो स्लॉट ही नहीं निकल रही थी उस पर। तो समटाइम्स इट्स अनफॉर्चुनेट, ये हर दौर में होता रहा है। कई दफा बॉलर्स ऐसे होते हैं जैसे वसीम भाई, वकास यूनुस, शोएब अख्तर, इनके दौर में जो भी बॉलर्स फिर आते रहे वो बहुत कम क्रिकेट खेले या बिल्कुल उनके लिए जगह ही नहीं बनी। आई थिंक यही यही सारी मिल के वजूहत होती हैं जिनकी वजह से समटाइम्स आपको वो चांसेस प्लेयर्स को नहीं मिलते। बट जहाँ तक कम बैक की बात है, या 33 या 34 या 35 या 36 पे खेलने की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक प्लेयर फिट है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो जितनी देर भी सर्व कर सकता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को, तो उसको चांस मिलना चाहिए। उस उन बेसिस पे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो ये 1 साल खेलेगा या 2 साल, यू नेवर नो। अंडर एक 19-20 साल का लड़का भी यू नेवर नो कि वो कितना खेलेगा। गैस कर सकते हैं आप, समटाइम्स इंजरीज होती हैं, ऐसी कोई चीज अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है। तो आई थिंक जो भी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, सिर्फ फिटनेस और परफॉर्मेंस और वो टीम के लिए कितना वैल्यूएबल है, उस पर जरूर चांस देना चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग द हेड कोच, मैं आपकी साइकी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह पेंडेमिक के दौरान क्रिकेट हुई है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने 34 इंटरनेशनल में हिस्सा लिया, 9 टेस्ट, 6 ओडीआई, 19 T20, 6 सीरीज जीते लगातार माशाल्लाह से। तो एज अ हेड कोच पर्सनली आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल पूरे कैसे आप उसको समराइज करते हो, आप क्या देखते हैं, और ये कितना मुश्किल था इन हालात में लड़कों को मोटिवेट करना, उनसे परफॉर्मेंस लेना, डिस्पाइट नोइंग दैट कि कुछ वेन्यूज जैसे न्यूजीलैंड में तो क्राउड था, बाकी जगह तो क्राउड थे ही नहीं, तो बिहाइंड द डोर क्रिकेट हुई है। तो उस पूरे माहौल में किस तरह आपने इन सब लड़कों को एक साथ रखा जेल करके? देखिए, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, ये कोई नॉर्मल टाइम्स नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जब नॉर्मल आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोगों से मिल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आपने किसी टूर पे जाना होता है तो एटलीस्ट वो टाइम आप जो कैंप में गुजारते हैं या घर पे होते हैं, तो यू यू आर बेसिकली लिविंग नॉर्मल लाइफ, लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ तो अगर आप हफ्ते का कैंप भी लगता है तो आप पहले ही 10 दिन पहले ही आप फिर बायस की और बबल में चले जाते हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक हेड्स ऑफ टू एवरीवन जो भी इन्वॉल्व है इसमें, टीम मैनेजमेंट है, फिर प्लेयर्स हैं, इन टफ टाइम्स में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आपके लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे आके खेलना, परफॉर्म करना, फिर ऊपर से ये सारी जो है वो चीज़ें बिल्कुल एबनॉर्मल किस्म के हालात। तो आई थिंक प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए इस सारी चीज़ का, कैसे उन्होंने अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट भी उनके साथ काम कर रही है कि 2-2 महीने
आप बिल्कुल एक जगह पे बंद हो के, इट्स टफ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कमिटमेंट बहुत अच्छी है सबकी, प्लेयर्स की भी, मैनेजमेंट जो साथ लोग काम कर रहे हैं, और पैशन गेम का, उसकी वजह से मेरे ख्याल में इसने अभी तक जज्बा रखा हुआ है कि खेलना है। जाहिर है इस गेम को हम अगर हमारा पैशन है ये, तो हमने इसको जिंदा रखना है, और हमने इसको लोगों के लिए भी खेलना है और अपने लिए भी खेलना है। आई थिंक ओवरऑल खुशी है कि जिस तरीके से लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया है, जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और जिस तरीके से, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आई थिंक, मैं पहले भी मैंने कहा था कि जेल हुई है टीम, काफ़ी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और क्योंकि जाहिर है आपकी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो मोस्टली ऑन एंड ऑफ द फील्ड आपस में जिस तरीके से लड़के इस टाइम पे जेल हुए हैं और इकट्ठा टाइम गुजार रहे हैं, और इवन रमज़ान में भी सहरी और अफ्तारी पे बहुत ज़्यादा आपस में बैठते हैं, आपस में डिस्कशंस होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं, वो जो डिफिकल्ट, जो मेंटल एक स्ट्रेस है, उसको डील करना। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, जिस तरह भी आपने कहा कि कमबैक या मतलब टीम में आने के लिए एज जो है वो कोई मतलब उतना मैटर नहीं करती, अनलेस कि आप मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं, फॉर्म है या फिटनेस है, वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन हम ये देखते हैं कि टेस्ट जो टीम होती है वो नॉर्मली सेटल्ड होती है वनडे और T20 के बरक्स। लेकिन जिस तरह अब ये ताबिश का मामला हुआ कि ताबिश को टेस्ट कैप दी, एक टेस्ट मैच खिला दिया आखिरी टेस्ट में, हम फ़हीम अशरफ की जब बात करते हैं कि कुछ अरसा पहले आप लोग सब यही कह रहे थे कि वो एक ऐसा ब्रिज है जिसने बैलेंस कायम कर दिया है, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड में 91, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ने 2 बड़े 50 किए, तो फिर एकदम मतलब उसको बिठा के फिर एक ऐसे प्लेयर को मतलब टेस्ट कैप दे देना, तो वो समझ में नहीं आती बात कि एक प्लेयर आपका इतना इंपॉर्टेंट कुछ अरसे पहले तक था, सिर्फ एक टेस्ट मैच मतलब वो अच्छा नहीं खेला पिछला टेस्ट, और फिर आपने कहा कि जी उसको कप्तान कहता है कि उसको रेस्ट करवाया गया है। तो ये चीज समझ में नहीं आती कि एक टेस्ट टीम जो है सेटल्ड होती है, उसको फिर मतलब वो कॉम्बिनेशन को उसको ब्रेक करना। देखिए शकूर भाई, हमने सिर्फ उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, हमने उस टीम को देखा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज ना करें, और हम अगर किसी को चांस दे सकते हैं जिसने इतनी परफॉर्मेंस की हुई है, विदाउट लूजिंग अवर स्ट्रेंथ, हमने उस चीज़ को भी रखना है जो हमारी मेन सारी टीम है, बैटिंग को भी डिस्टर्ब ना करें, मेन बॉलिंग भी हमारी रहे। तो उसमें यही नज़र हमें थोड़ा सा आया कि ठीक है, फ़हीम बहुत लंबी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, उसने ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेले हैं, और वो, ये कोई वजह नहीं है कि वो इस मैच की परफॉर्मेंस जल्दी आउट हो गया, तो इस वजह से आई थिंक ही इज़ अ की प्लेयर ऑल 3 फॉर्मेट्स में हमारे लिए, गोइंग इनटू द फ्यूचर। तो बस एक मौका था हमारे पास कि अगर डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंस किसी ने की हुई है, लेट्स गिव हिम अ चांस, और देखेंगे वो क्या कर सकता है, क्या उसको, उसका रिवॉर्ड भी है, और ऑब्वियसली चांस है उसके पास, अगर उसने अपने आप को प्रूव करना है। तो आई थिंक बस उस वजह से वो तो हमने T20s में भी किया, हमने वनडेज में भी कोशिश की है कि लड़कों को चांस दिया जाए, और जहाँ पे भी हम उसको टीम के साथ थोड़ा बहुत उसको रोटेट कर सकते हैं वो करें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो बहुत मुबारक हो आपको, छठी मुसलसल आपने सीरीज जीती और चौथी अवे सीरीज जीती, एक बड़ी क्रेडिटेबल चीज़ है, कोई शक नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरा आगे देखें, सीरीज आगे बड़ी टफ है, इंग्लैंड का आपका टूर है, आगे वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो ये थोड़ा बहुत जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऐसे प्लेयर्स को या टीम के साथ लेके जाते हैं जिनका शायद इतना टीम के अंदर खेलने का चांस ना हो, या हो भी तो बहुत कम हो, या उनकी यूटिलिटी इतना ना हो, तो आगे टफ सीरीज आने वाली हैं, इसमें हम किस तरह एडजस्ट करेंगे? ऐसे प्लेयर्स को भी साथ लेके जाना पड़ेगा टूर पे जिनको आप समझते हैं कि शायद उनका इतना चांस न बने टूर पे खेलने का, या खासकर टफ टीम के अगेंस्ट। इंग्लैंड की टीम हमेशा बड़ी टफ रही है, आपको पता है, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो अपने मुल्क में बहुत स्ट्रांग टीम है। तो इसको किस तरह आप देखते हैं जी आगे अपनी कॉम्बिनेशन को? थैंक यू।
देखिए, एक तो ये हमें समझने की जरूरत है कि नॉर्मल हालात नहीं है, इस वजह से स्क्वाड्स जो हैं वो बड़े हैं। नॉर्मली आप टेस्ट मैच के लिए 16 का स्क्वाड होता है आपका, और वाइट बॉल के लिए आपका 15 का स्क्वाड होता है। तो इस वजह से भी आपको कुछ प्लेयर ऐसे नजर आते हैं कि जिन्होंने शायद जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले या डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, क्योंकि स्क्वाड 20 का या 22 लड़के जाते हैं, तो नॉर्मली आप कोशिश करते हैं कि ओके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है जिनको हम कहीं आगे कंसिडर कर सकते हैं, उनको थोड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा, टीम के साथ होंगे। और एक्स्ट्रा जाहिर है आप, क्योंकि पीछे बायोस्क्योर बबल्स और ये कोविड की वजह से पीछे से आपके प्लेयर नहीं आ सकते, तो इस वजह से आपके पास एक बैकअप होता है, थोड़ा ज्यादा बैकअप होता है नॉर्मल हालात से। तो ये भी रीजन है आपको प्लेयर्स नजर आते हैं। और आई थिंक कि ये क्योंकि जिम्बाब्वे की सीरीज थी साथ साउथ अफ्रीका के, तो थोड़ा सा ये भी जहन में था कि ठीक है जितने प्लेयर्स लेके जा सकते हैं यहाँ पे नए, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए। बट गोइंग फॉरवर्ड इनटू डिफिकल्ट सीरीज जैसे अब इंग्लैंड की सीरीज है, मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है इंग्लैंड की सीरीज ऐसी सीरीज, और उसके बाद जितनी कि वर्ल्ड कप से पहले हम अब बिल्कुल जो फाइनल हमारे स्क्वाड जो हम देखते हैं कि जी वो वर्ल्ड कप में होगा, मोर और लेस वही स्क्वाड होगा इंशाल्लाह। और बैठ के अभी पीएसएल भी ऑब्वियसली अगर होती है तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। जस्ट लव टू हैव अ टीम के जो हम अब क्लियर होंगे यार यही टीम है आगे, हमने जो मेजर सीरीज खेलनी है और टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें जो लड़के होंगे वही अब हम लेके चलें। Next question जी, शाहिद हाशमी, अंस, अतीक एंड गफार। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, हम जिम्बाब्वे से इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया 2004-2005 से नहीं खेले टेस्ट मैच, हम मुसलसल उनसे खेलते हैं। कमजोर टीमों से खेलकर हम कुछ सीखते हैं, और क्या हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी तो हम टॉप टीमों से खेलेंगे? देखिए शायद भाई बात यह है कि क्रिकेट जो है वो जाहिर है आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, यही सोचते रहेंगे तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट इस गेम की नहीं होगी और ज्यादती होगी दूसरी टीमों के साथ। क्योंकि जो भी आज स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड अब टॉप पे है इस टाइम पे, जो भी श्रीलंका थी, जो भी आज टॉप टीम्स हैं, वो किसी भी टाइम पे वो भी स्टार्टर थे या वीक टीमें थी। तो अनलेस वो खेलेंगे नहीं, उनको अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में सोच नहीं होनी चाहिए कि जी इन टीमों को खेलना, या वजह ही यही है उनके वो अभी क्वालिटी ना होने की कि उनको वो क्रिकेट नहीं मिल रही। ये जरूर है कि जहां आप ऐसी टीम के साथ खेलते हैं वहां पे आप तगड़ी क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट भी आपको मिलनी चाहिए, और जो टॉप की टीम में है उनके साथ भी हमारे टेस्ट मैचेस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और जो आपको फायदा जाहिर है हमेशा आपको एडवांटेज होता है जब आप अपने से अच्छी टीम के साथ खेलते हैं, तो आप बड़ा कुछ सीखते हैं और आपकी टीम में इम्प्रूवमेंट आती है। आई थिंक ये वॉइस वर्सा है, हम जब खेलते हैं टॉप की टीम जो हमसे बेहतर टीम है तो वही फायदा हम लेते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें भी दूसरी टीमों के साथ खेलना है ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले, वो भी बेहतर हों और वो भी आगे चल के इम्प्रूव टीम्स बने। तो आई थिंक इट्स लाइक दैट, क्रिकेट में ऐसे चलना चाहिए, और इन टीमों को भी मौके मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। ये नहीं कि बस अगर टीमें थोड़ा सा फर्क है उनमें तो उनको क्रिकेट ही नहीं मिलनी चाहिए। मिसबा भाई, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट में हमें मिडल ऑर्डर में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी के साथ अगर भी अगर हम शुएब मलिक की बात करें तो उन्होंने भी कुछ रोज पहले जो मुतालबा किया कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है उनका कोच या फौरन होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए बात यह है कि कोच, फिर वही बात है, कोच जो भी हो ये तो खैर क्रिकेट बोर्ड ने देखना है, जो भी बेहतर चीज हो उसका उस को जरूर लेना चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम की, कई दफा होता है कि किसी एक एरिया में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती। ये भी देखें हम कि थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो इनएक्सपीरियंस है, जाहिर है हम जो दुनिया की क्रिकेट में एक चेंजेस आ रही हैं,
कि हम देख रहे हैं सारी टीमें 200 प्लस रन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा स्ट्राइकर्स की तरफ जा रहे हैं उस लिहाज से। बट एट द सेम टाइम जितने भी लड़के हम ट्राई कर रहे हैं वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन है। ओवरऑल अगर आप देखें बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस जो टॉप 4 है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नीचे से भी आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, लोअर ऑर्डर आपको अच्छा कंट्रीब्यूट कर के दे रहा है। फहीम है या हसन अली है, नवाज ने 1-2 मैच जिताए। ओनली प्रॉब्लम इज योर नंबर 5 एंड नंबर 6 एंड वी नीड टू सॉर्ट दैट आउट। और उसके बावजूद भी अगर हम इतनी टफ सीरीजें जीते हैं, साउथ अफ्रीका से होम सीरीज भी जीते हैं, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका से दोनों वाइट बॉल की सीरीजें जीते हैं, तो आई थिंक जो छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट है, वो जो एक खास नंबर पे वो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वी आर डूइंग वेल और आगे चल के वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इंग्लैंड में इस परफॉर्मेंस को बेहतर करें। कोई भी मेरे ख्याल में गारंटी तो नहीं है कि कोई भी कोच होगा तो परफॉर्मेंस एकदम आपकी ठीक हो जाएगी या खराब हो। अच्छा मिसबा, कामयाबी हमें बहुत माशाल्लाह बड़ी अच्छी मिली है, लेकिन नाकदीन ये कहते हैं कि जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी उसमें उनके मेन खिलाड़ी नहीं थे, वहां भी जो है नौजवानों को मौका नहीं दिया गया। फिर जिम्बाब्वे जैसी एक कमजोर टीम के खिलाफ भी नौजवानों को बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया गया, हालांकि ये ऐसी सीरीज थी कि यहाँ हम आजमाए जा सकते थे अपने नौजवान को, यंगस्टर को, लेकिन इसमें भी मौका नहीं दिया गया। तो बजाय हम एक कदम आगे ले आने के हम 4 कदम पीछे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो को नौजवानों की मुझे डेफिनेशन बता दें, वो कितने साल के होते हैं, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि नौजवान कौन होता है। हमारे मुल्क में शायद लगता है कि 15-16 साल के नौजवान होता है, उसके बाद शायद वो 20 के बाद बूढ़ा हो जाता है। मुझे बताएं इस टीम में तो पहले ही सारे नए प्लेयर हैं, पुराना प्लेयर कौन सा है इस टीम में? मतलब हमारा हमारा ये होता है कि जो एक सीरीज खेल जाता है वो पुराना हो जाता है, वो नौजवान नहीं रहता, तो उसको बिठा दें। जैसे टेस्ट मैचेस में बातें हो रही हैं कि 10 टेस्ट मैच नहीं है जिस प्लेयर्स के, उसको रेस्ट करा के तो नए को डेब्यू करा। मतलब है कि ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ ओपिनियन अगर हम ऐसी चीजें करेंगे। अजहर अली और बाबर आजम, अजहर अली के 80 प्लस टेस्ट, बाबर आजम के 33, उसके बाद किसी के 20 टेस्ट नहीं है और मोस्टली के 10 टेस्ट नहीं, और स्टिल वी वांट कि जी और ज्यादा नए खिला दो। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक नारा लगा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके नौजवान खेल रहे हैं, आपकी टीम में पहले ही आपका कप्तान भी कोई इतना ज्यादा, कितनी एज है उसकी, अभी रिजवान अभी आया है, तो मोस्टली तो आपके प्लेयर सारे नए हैं। तो लेट्स जस्ट सेटल डाउन दिस टीम, इनको कंटिन्यूसली चांसेस मिले, जहाँ इक्का दुक्का आपको चांसेस जहाँ पे जरूरत है। उस्मान कादिर खेला है अभी, यहाँ पे अरशद खेला है, तो आई थिंक लोगों को चांसेस मिल रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इकट्ठे आप 4-5 लोग ही बदल दें। साउथ अफ्रीका में हम कह रहे हैं जी कि उनके प्लेयर्स नहीं थे, भाई उनकी होम कंडीशंस है, उनके सारे ये सीजन प्लेयर हैं। जितने भी प्लेयर उनके खेले हैं, जो रिप्लेसमेंट्स हैं, वो मिलान खेला है, उसकी 50 से ऊपर की एवरेज है, उसने 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया हुआ। जो क्लासन उनका कप्तान था, उसने परफॉर्मेंसेस की हैं पीछे सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली उनके मेन प्लेयरों की वजह से उनको नहीं चांस मिल रहे थे, उनकी 50 से ऊपर ऊपर की एवरेज है। फिर जो उनके बाकी भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने जितने भी चांसेस उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो आई थिंक अपनी कंडीशंस में दे वर अ स्ट्रांग टीम। और दूसरी बात ये है कि जी आप अपनी स्ट्रेंथ पे पूरी पे खेलते हैं, आपको क्या जरूरत है? अगर उनके प्लेयर नहीं है तो नहीं है, ये तो उनका मसला है ना। हमने तो अपनी पूरी टीम खिलानी है, हमने टीम बनानी है, वर्ल्ड कप में जाना है, आगे मुश्किल सीरीजें खेलनी है, तो हमने तो कोशिश करें कि हम जीतें और अच्छी से अच्छी टीम खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, ऑब्वियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस टीम की, उस पर आपको और टीम को मुबारकबाद। मेरा सवाल ये है मिसबा भाई कि जब आपने शुरुआत की बतौर कोच तो ऑब्वियसली इंग्लैंड और उसके बाद पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर, फिर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से पहले भी जिस तरह की खबरें आई थी कि आपको हटाया जा रहा है या मैनेजमेंट तब्दील हो सकती है, अब इस तरह की जीत के बाद कितना मतलब आप समझते हैं कि सेटल डाउन हुए हैं आप भी बतौर मैनेजमेंट? और जिस तरह की खबरें साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले चली थी, क्रिकेट कमेटी का इजलास होना, इवन गैर मुल्की कोचों के नाम भी जो है वो मीडिया में चलना शुरू हो गए थे,
ये सूरत हाल आपने कैसे फेस की और आप समझते हैं कि इससे बेहतर सिचुएशन क्रिएट की जा सकती थी? थैंक यू। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनकंट्रोलेबल होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, और अगर आप अनकंट्रोलेबल्स के बारे में सोचेंगे तो जो कंट्रोलेबल चीजें हैं वो भी आपके हाथ में नहीं रहेंगी। तो इट्स वेरी सिंपल, खेलने का टाइम भी यही था, ये प्रेशर्स उस टाइम भी इसी तरह होते थे। कोशिश जो आप कर सकते हैं, जो आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बस उस पे फोकस करें। बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। होम सीरीज साउथ अफ्रीका की, कुछ भी हो सकता था, हम हार भी सकते थे, बट क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स तो आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी मेहनत कर सकते हैं और फिर रिजल्ट्स अल्लाह देने वाला है। वो सीरीज अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुई, फिर यहाँ पे सीरीज आके बेहतर हुई है। रिजल्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। आई थिंक क्रिकेट ने यही सिखाया है खेलते वक्त भी, कि इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेहतर कर सकते हो, आपके हाथ में जो है वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी रिजल्ट आए। You please next, Badi, Ali Hassan, Ehtisham and Arsalan. मिसबा भाई, मुबारक हो, आपने मुसलसल 6ठी सीरीज जीती। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आपकी इस कामयाबी को जो है वो चाहे आप जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, हार गो तो बहुत ज्यादा तनकीद होती है, जीत रहे हैं अब भी आप पे इतनी तनकीद होती है कि शायद लगता है ऐसे कि ना मिसबा की हेड कोचिंग में लोगों को जो है आपकी कामयाबियां पसंद है, ना ही आपकी हेड कोचिंग में लोगों को आपकी नाकामियां पसंद है। क्या टीम से उनको मसला है या मिसबा अलग से मसला है? क्योंकि तो मिसबा अलग तो हम देख रहे हैं कि चाहे प्रैक्टिस हो, कैंप हो, टीम के साथ हो, हमेशा जान मार रहे होते, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से आपको मसला है, बहुत सारे लोगों को आपसे मसला है, शायद वो आपको चाहते हैं कि टीम के साथ आप ना हो। कोई ये पुराना मसला है बेचारों का, लोगों का, अपना खून जलाएं, उनके लिए दुआ ही है मेरी। खुश हो तो अच्छा है, नहीं भी होते तो मेरे ख्याल में हमारी जो फोकस होना चाहिए वो अपने काम पे होना चाहिए। लोगों की ओपिनियंस होती हैं, वो जो भी कहें, इससे मेरे ख्याल में मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मिसबा, खुद आप कह रहे हैं कि दौरा इंग्लैंड जो है बहुत अहमियत का हामिल है बिफोर वर्ल्ड कप, नौजवानों का मौका दे रहे हैं, सब देख रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर की फैक्टर आता है सीनियर खिलाड़ियों का, जिसका थोड़ा सा कमी दिखाई देती है। तो इंग्लैंड टूर पे ऐसे कौन से प्लेयर्स को आप अप्लाइज करना चाहेंगे जो तजुर्बा में ज़्यादा आगे हों? बॉलर्स के लिहाज से बैट्समैनों की बात करूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसी देखें जो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो जाहिर है मैं अकेला कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि जी इन प्लेयरों को हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये बड़ा एक गलत इंप्रेशन हर टाइम मीडिया में भी आता है और प्लेयर भी दे रहे हैं कि शायद एवरीथिंग इज इन माय हैंड। एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सेलेक्टर है, कप्तान है, ऑब्वियसली सारे लोग बैठ के चीजें देखते हैं कि हाँ जी हमें क्या चीज चाहिए और किस प्लेयर के साथ हमें जाना है। उससे पहले आपकी PSL भी है, एंड देन ऑब्वियसली बिफोर इंग्लैंड बैठ के जो भी वीक एरियाज जहाँ पे हमें जरूरत है हम जरूर देखेंगे। कोई भी राइट ऑफ नहीं है, किसी भी प्लेयर को राइट ऑफ नहीं किया हो। जो भी टीम के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसको जरूर देखेंगे, बट कोई नाम देना मेरे लिए, वो मैं अकेला किसी का नाम नहीं दे सकता। आई थिंक सही कहा आपने, इंग्लैंड सीरीज गोइंग टू बी अ टफ सीरीज, तो हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ जो आगे हमने खेलना है वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वो जरूर हम कोशिश करेंगे कि वो पिक करें। उसमें जो भी सीनियर प्लेयर आता है उसको आई थिंक पिक करना चाहिए जो टीम की रिक्वायरमेंट। अस्सलामुअलैकुम मिसबा भाई, पहले तो सीरीज की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट स्क्वाड को अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो पूरी एक सेटल्ड है, कोई नए लड़के की स्टार्ट बनाना खासा मुश्किल है। तो इस वक्त बेंच के ऊपर जो मौजूद हैं, सौशकील हैं, आगा सलमान हैं, तो इनका कितना कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह का है? क्योंकि टीम के अंदर अभी स्लॉट जो है उस तरह से खाली होती है, आने वाले वक्त में भी नजर नहीं आ रही, तो टीम के साथ ये मौजूद जरूर हैं, तो कॉन्फिडेंस वाइज कितने वो पुरुमीद हैं टीम के साथ? जी मेरे ख्याल में
ये टॉप परफॉर्मर्स हैं। सऊद बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहा है और काफी सीजन से हो गया कंसिस्टेंटली। उसकी जो एवरेज है वनडे क्रिकेट में भी लिस्ट ए में और फिर 4 डे क्रिकेट में बहुत जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। आई थिंक मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ेगी टीम को, स्पेशली वो टॉप ऑर्डर में खेलता है और नंबर 3 पे खेलता है मोस्टली, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक जो भी एक्सपोजर उसको मिल रहा है और जो परफॉर्मेंसेस हैं, ही इज रेडी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें लगता है, जाहिर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ओवरऑल आई थिंक वो परफॉर्मेंस जिस तरह कर रहा है, जिस तरह खेल रहा है, तो हम कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो खेलेगा। इसी तरह आगा भी है, आई थिंक मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन है। उसने प्रीवियस के 2 सीजन से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। वो इसीलिए टीम के साथ है कि इमीडिएट रिप्लेसमेंट्स हैं वो। और जहाँ तक बात है कि अभी नहीं खेले, तो वो हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल हमारा स्क्वाड काफी इनएक्सपीरियंस है। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनकी को बहुत ज्यादा क्रिकेट वो नहीं खेले, और फिर टेस्ट क्रिकेट हम खेलते भी बहुत थोड़ी हैं। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारा मेन टीम इस टाइम खेल रही है उसको भी हमने एक्सपोजर पूरा देना है, उनको भी कॉन्फिडेंस देना है, ताकि वो एक नंबर ऑफ मैचेस खेल के इतना तगड़ा स्क्वाड हो, बाद में कोई भी किसी भी जगह पे अगर एक आधा प्लेयर आए तो हमें कोई खास फर्क ना पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा, मुबारक हो आपको सीरीज जीतने पे। सवाल मेरा ये था कि टॉप ऑर्डर जो है वो उसने स्कोर किया पिच पे खड़े हुए, और क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि बड़ा जो है वो स्ट्राइक रेट जो था वो बड़ा कम रहा। क्या ये उनका इंस्ट्रक्शन खेले थे या उनका अंदर का खौफ था या मैच प्रैक्टिस के लिए ये सब चल रहा था? मेरे ख्याल में 3 एंड ओवर तो हम एटलीस्ट खेलें, और जिस तरह की ये समझना चाहिए हमें कि पिचेस कैसी पे हम कंडीशंस कैसी में खेल रहे हैं और अगली टीम किस तरीके से बॉलिंग कर रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबने देखा T20s में भी हरारे की पिचेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिकेट हुई है रिसेंटली, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट पिचेस काफी स्लो हैं, तो रन्स करने आसान नहीं है यहाँ पे। और ऐसी सूरत हाल में अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपके लिए फिर वही है जैसे हमारे मेन प्लेयर्स आउट भी हुए हैं, तो यू हैव टू जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू अपोजिशन। और उनकी बॉलिंग हम जो समझ रहे हैं, शायद जिम्बाब्वे की इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप जरूर है, बट जो उनके बॉलर्स हैं दोनों, स्पेशली जो उनके फास्ट बॉलर हैं या इवन जो स्पिनर भी है, तेरेपानो भी बाद में आता है, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। और इन कंडीशंस में अगर एक टीम सामने फील्ड रख के डिसिप्लिन बॉलिंग कर रही है तो आपको फिर रिस्पेक्ट देनी होती है टेस्ट क्रिकेट। और ओवरऑल मेरे ख्याल में 3 एंड ओवर ऐसी पिचों पे जब आप खेलते हैं, जैसे हम दुबई में भी खेलते थे, कोई ये बात नहीं है कि ये कम रन रेट है, या ये आई थिंक इट्स अ डिसेंट रन रेट अकॉर्डिंग टू द टीम और जो बॉलिंग होती है। Please next, Nadra, Mahmood, Abbas and Akil. अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ताबिश खान को काफी एज में तो मौका मिला है और उनका जो उनका फ्यूचर है वो इतना ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आता है, उनको कम चांसेस मिलेंगे। आप बतौर हेड कोच, आपका खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या उनको मजीद मौके मिल सकेंगे या फिर नहीं? देखिए, सिलेक्शन के हवाले से तो मैंने पहले ही कहा ना कि मैं कोई फाइनल वो नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठ के किसी के बारे में कुछ वो करूँ। जहाँ तक 36 साल की एज में चांस की बात है, तो मैं भी 36 साल की एज में कप्तान बना था, और उसके बाद मैं 7 साल खेला। आई थिंक ये जो हम प्री डिटर्मिन्ड या एक परसेप्शन बना लेते हैं किसी की भी कि जी बस जी अब 36-35 का हो गया तो अब तो क्या ये साल खेलेगा, तो ये तो हमारी राय है ना। बाकी ये है कि हमने दाबिश की परफॉर्मेंसेस पे उसको चांस दिया है, ना सी इन फ्यूचर के हाँ जी हमने इसको लेके चलना है कैसे। ऑब्वियसली उसमें सिलेक्शन कमेटी भी इम्पोर्टेंट है, कप्तान भी है, सारा कुछ। अच्छा मिसबा भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स के अंदर कप्तान है, अब आपने उनकी बड़ी बगौर परफॉर्मेंस भी देखती है, आप क्या समझते हैं कि उनको इम्प्रूवमेंट की कहाँ पर जरूरत है? यकीनन इम्प्रूवमेंट होगी, आपने बड़ा क्लोजली उनके डिसीजन भी देखे, तो बाबर को मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ पर है?
देखिए बात ये है कि जब आप कप्तान बनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे आपको डिफरेंट सिचुएशन से आप गुजरते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है गेम्स का इन द मिडल, वैसे वैसे आपकी टैक्टिक्स बेहतर से बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि आप उन सिचुएशन से ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन गुजरते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस सिचुएशन में आप कैसे क्या आपने करना है, कौन सी बेहतर आपकी हिकमत अमली है। आप वक्त के साथ साथ हर मैच के साथ सीखते जाते हैं, बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। मेरे ख्याल में यही चीज है। ओवरऑल क्रिकेटिंग सेंस उसकी बहुत अच्छी है। जाहिर है उसने जिस तरीके से प्रूव कर किया अपने आप को हर फॉर्मेट में, तो वही प्लेयर कर सकता है, वही बैट्समैन कर सकता है जो दुनिया की तो दूसरी टीम की टैक्टिक्स को समझे, उनकी बॉलिंग को समझे, उसको कैसे टैकल करना है। जाहिर है वही चीज फिर आप जब एज ए कैप्टन अप्लाई करते हैं, ओनली थिंग इज विद एक्सपीरियंस उसकी जो टैक्टिक्स हैं वो और बेहतर से बेहतर होती जाएंगी इन डिफरेंट कंडीशन। एंड आई थिंक द वे ही इज इम्प्रूविंग, जिस तरह वो जा रहा है ऑलरेडी बहुत अपनी जो उसका एक्सपीरियंस है, जितने कम मैचेस उसके हिसाब से वो बहुत अच्छी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा भाई पूछना ये था कि मिडिल ऑर्डर ਦੇ ਸਤਰ किया वाइट बॉल क्रिकेट में, तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब टेस्टेड हैं, अगर वो पीएसएल पे फिर परफॉर्म कर देते हैं, एक बार फिर वो रन पे लगा देते हैं, तो फिर कंसीडर करेंगे वर्ल्ड कप के लिए? जी ऑब्वियसली आई थिंक पीएसएल देखने जो जिन नंबर्स पे हमें प्रॉब्लम है, जो हमने इतने ज्यादा प्लेयर्स ट्राई किए हैं, जाहिर है अब वही प्लेयर हैं, मोस्टली सारे प्लेयर्स ही पीछे कोई एक साल में खेले हैं नंबर 5 नंबर 6 पे। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि हाँ जी वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर देमसेल्व्स। इन्हीं में से हमने पिक करना, जाहिर है बाहर से तो प्लेयर आने नहीं पाकिस्तान में। लुकिंग फॉरवर्ड, अल्लाह करे कि ये लोग परफॉर्म करें, देन विल सी कि कौन सा प्लेयर हमारे आने वाले जो आगे सीरीज हैं उनकी कंडीशंस को देखते हुए और उस रोल को देखते हुए कौन सा प्लेयर फिट है। थैंक यू जी। कोच कितना रिलीफ फील कर रहे हैं? जाहिर है बैक टू बैक आपने अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज जीत ली, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी होम सीरीज, फिर वहां पर अवे भी और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। तो ये जब आप शिकस्त होती थी तो फिर क्रिकेट कमेटी के चर्चे होते थे, क्रिकेट कमेटी ने तलब भी किया, और अब इस दफा अच्छी परफॉर्मेंस हुई है तो फिर भी क्रिकेट कमेटी का इजलास होना चाहिए ताकि जो खामियां रह गई हैं उसको भी डिस्कस किया जाए और जो बेहतरी आई है उसमें इम्प्रूवमेंट में मजीद लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट कमेटी के सारे गुरुज हैं। अकील भाई आप चाहते हैं कि हमारी ईद भी जो है ना वो क्रिकेट कमेटी के सामने गुजरे? क्या मशवरा क्या देंगे मिसबा भाई, क्योंकि जाहिर है जब ये मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरे ख्याल में होना चाहिए। ये तो रिगार्डलेस ऑफ सीरीज रिजल्ट कुछ भी, मेरे ख्याल में ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर होनी चाहिए, बैठना चाहिए, और जो उनकी चीजें हैं जो कुछ वो समझते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो हम तक पहुंचनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और जो हमें लगता है कि हमें कुछ चीजें चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, वो हम उनको कम्युनिकेट करें, और फिर फ्यूचर में उन चीज़ों पे अगर प्रैक्टिकली अमल हो जाए तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी होगी। जरूर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ये किसी सीरीज के रिजल्ट या उन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए बेस। थैंक यू। उस्मान प्लीज आप क्वेश्चन करिए, एंड हाफिज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो, अफ्रीकन सीरीज आपने जीती है, जिम्बाब्वे को भी हराया और फिर साउथ अफ्रीका को भी। मेरा जस्ट आपसे क्वेश्चन ये था कि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसको आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि काफी यंगस्टर्स हैं इसके अंदर, इस साइड के अंदर, तो उनको किस तरीके से मौका देंगे आप आगे आने वाली सीरीज में? क्योंकि इंग्लैंड सीरीज बहुत अहम है, फिर आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज भी आ रही है। जी मेरे ख्याल में काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इनकी परफॉर्मेंस से।
स्पेशली जिस तरीके से सारे परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर बॉलर्स भी, हसन अली ने आई थिंक बहुत अच्छा लीड किया है इसको। यंगस्टर्स में अगर आप देखें काफी एक्सपीरियंस, अब तो बेहतर मतलब अगर उसको कहेंगे एक्सपीरियंस बॉलर शाहीन और हारिस रऊफ जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है वाइट बॉल क्रिकेट में, आई थिंक बहुत की रोल उसने प्ले किया है इन चारों सीरीज में, तीनों सीरीज में। वन जो वाइट बॉल की हमने खेली है साउथ अफ्रीका में और यहाँ जिम्बाब्वे में, बहुत अच्छी बॉलिंग किया उसने। डेथ बॉलिंग भी बहुत अलग की, की मोमेंट्स पे विकेट्स भी दी हैं। इस तरह हसनैन की बॉलिंग भी आपने देखी है कि ही इज इम्प्रूविंग, नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे में हमने उसको नीचे भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि जो एंड के ओवर्स करे वो भी उसने बहुत अच्छे किए। आई थिंक ओवरऑल अच्छा एक आपका जो फहीम अशरफ की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही साउथ अफ्रीका में भी और यहाँ पे भी, तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग में हमारे पास बड़ी जबरदस्त एक बैटरी बनी है। इसी तरह अगर स्पिन बॉलिंग में भी देखें, शादाब अनफॉर्चुनेटली ठीक है जी इंजर्ड हो गया, उसके बाद जो रिप्लेस किया उसको उस्मान ने बॉलिंग की, ठीक बॉलिंग की वहाँ पे। अभी और एक्सपीरियंस के साथ मेरे ख्याल में खेलेगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। बट की रोल अगर आप देखें नवाज का था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की डिसाइडर में यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वनडे में भी, T20 में भी, की मोमेंट्स पे विकेट्स भी दी। तो ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो इन अच्छी कंडीशंस में भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। होपफुली कि ये जो और खेलते जाएंगे और ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे और ज़्यादा बेहतरी आएगी। यंगस्टर्स में अरशद का डेब्यू हुआ, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो आई थिंक इसी तरह रेड बॉल में भी हमारे पास जो बैकअप में बॉलर आ रहे हैं वो भी आई थिंक धानी इज वेरी गुड विद टाइम। नसीम शाह अभी इंजर्ड हुए थे, वो अब फुल उस पे वापस बॉलिंग कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह आई थिंक हमारा जो बॉलिंग का डिपार्टमेंट वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हाफिज आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, आपका माइक म्यूट है। जी मिसबा, सवाल यह है कि मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट में आपने ओपनिंग पेयर तब्दील किया, फ़खर शर्जील, बाबर फ़खर शर्जील, इन तीनों में। तो ये मुस्तकबिल में आप इसको कहाँ पर देख रहे हैं, किस जगह पर आप ठहरना चाहेंगे, फ़खर और बाबर के साथ या बाबर और शर्जील के साथ या फ़खर और शर्जील के साथ? दूसरा, मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं यही लोग अगर वापस आ जाएंगे तो ये जो बार बार आजमाए गए हैं इनकी वजह क्या है नाकामी की, ये क्यों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? और अगर आप इनके अलावा देखते हैं तो ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के बाद? क्या इस मिडल ऑर्डर के साथ पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ, सख्त टीमों के खिलाफ कामयाब हो सकता है? तीसरा सवाल कि इंडिया ने प्लीज 2 क्वेश्चन हम भी करेंगे क्योंकि हमारे पास आगे बहुत ज्यादा है, प्लीज। अच्छा चलें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बात की टॉप स्लॉट की, तो हमारे पास ये 4 प्लेयर हैं। चौथे नंबर पे हमारे हफीज खेल रहे हैं, तो ऊपर के मेरे ख्याल में 4 प्लेयर्स हैं। तो ये टॉप 3 स्लॉट्स में ये लोग खेल रहे हैं और फ्यूचर में भी इन्हीं को देख रहे हैं। उसमें फ़खर है, बाबर है, रिजवान है और शर्जील है। ऑब्वियसली ज़रूरत के मुताबिक आपको कोई इंजरी या अल्लाह ना करे कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उनको यूज़ करते हैं। मिडल ऑर्डर की जहाँ पे आपने बात की, जितने भी प्लेयर्स थे हमारे जो इन्होंने परफॉर्म किया T20 में, वनडे में, पाकिस्तान में, डोमेस्टिक में या PSL में परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट ये सारे खेले हैं पिछले 1 साल के अरसे में। ये सारे, इन सबको इनफ चांसेस भी मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूँगा कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ये यंग प्लेयर्स हैं, इनको अपनी, चाहे T20 क्रिकेट है, इनको अपनी बेसिक्स पे काम करना है और बेसिक्स पे काम करेंगे फिर अगला स्टेप आएगा आपका। हम पहले ही क्योंकि चले जाते हैं कि जी पावर हिटिंग है, हमने 150-60 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है, बट मेरे ख्याल में जब तक हमारी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, हमारे लिए कहीं पे भी जाके किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म करना मुश्किल होगा। जैसे फर्ज करें शॉर्ट बॉल को अगर आपने हैंडल करना,
चाहे आप 160-70 के स्ट्राइक रेट पर रन्स किए हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके उसको आपको हैंडल करना, उसके लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क, जो हम काम कर भी रहे हैं। दूसरी चीज है विद एक्सपोजर, जो टेम्परामेंट आपका बेहतर होता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने अपने हमारा जितना टेम्परामेंट बेहतर होगा उस क्रिकेट के हिसाब से, टॉप क्रिकेट के हिसाब से प्रेशर को अच्छा हैंडल करेंगे और गेम अवेयरनेस हमारी बेहतर होगी, तभी हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ये लोग इनएक्सपीरियंस है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आई थिंक विद टाइम सीखेंगे, बेहतरी के चांसेस हैं। लुक फॉरवर्ड कि हाँ जी इनमें से कौन सा प्लेयर इन सारी चीज़ों में बेहतर उतरता है, उसको आगे लेके जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का।